Hello everyone, welcome to पहल क्लासेस। आई एम रचना, योर केमिस्ट्री टीचर। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में सॉलिबिलिटी कर्व्स के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, उनके एप्लीकेशंस जो भी इम्पोर्टेंट थे वो हमने कल के लेक्चर में देख लिए थे। हमने ये भी देखा था कि गैसेज इन सॉलिड में टेम्परेचर और प्रेशर का सॉलिबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ये सब चीज़ें हम लोगों ने कल के लेक्चर में डिस्कस की थी। आज का जो लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ टर्म्स आपकी बुक के अंदर है वाटर चैप्टर में, वो लाइक हाइड्रेटेड सॉल्ट्स, एनहाइड्रेटेड सब्सटेंस, डेलिक्वेशंस एंड एफ्लोरेसेंस। इन सब टर्म्स के बारे में आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट टर्म से। आपको स्क्रीन पे विजिबल हो रही होगी हाइड्रेटेड एंड एनहाइड्रेटेड सब्सटेंस। आपको यदि याद हो तो मैंने प्रीवियस क्लास में आप लोगों को बताया था कि हाइड्रेटेड और हाइड्रेटेड सब्सटेंस क्या होते हैं। हम लोगों ने जब सॉलिबिलिटी कर्व देखा था तो मैंने आपको एक एग्जांपल देके बताया था, क्या याद है सब लोगों को? Na2SO4.10H2O। ये क्या सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट है, सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट। इसको डेकाहाइड्रेट क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये 10 वाटर मॉलिक्यूल को कंटेन करके रखता है। तो ऐसे सब्सटेंस जो क्या करते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनकी स्ट्रक्चर में वाटर मॉलिक्यूल्स कंटेन होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स को कंटेन करके रखते हैं, उन सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रेटेड सब्सटेंस। समझ आया हाइड्रेटेड सब्सटेंस क्या होते हैं? लाइक Na2SO4 सोडियम सल्फेट था, ये अपनी स्ट्रक्चर में 10 वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या करता है? कंटेन रखता है। जब 10 वाटर मॉलिक्यूल इसके स्ट्रक्चर में होते हैं तब हम इसे बोलते हैं कि ये एक हाइड्रेटेड सब्सटेंस है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि ये हाइड्रेटेड सब्सटेंस क्यों बोला जाता है इसको। तो हाइड्रेटेड सब्सटेंस वही सब्सटेंस होते हैं जो क्या कंटेन करके रखते हैं? वाटर मॉलिक्यूल्स अपनी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में रखते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। इट इज ए केमिकल कंपाउंड विथ वाटर इन इट्स स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रेटेड साल्ट्स हैव वाटर विद इन देयर क्रिस्टल्स। हाइड्रेटेड साल्ट जो भी होते हैं उनके क्रिस्टल में वाटर होता है। एक एग्जाम्पल है सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट का। इसके अंदर एक मॉलिक्यूल होता है, वो कितने वाटर के मॉलिक्यूल कंटेन करके रखता है? 10 वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या करके रखता है? कंटेन करके रखता है। अब एक टर्म और आती है आप लोगों के पास में, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब है कि कोई भी आपके पास में कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है, उसके अंदर फिक्स्ड प्रोपोर्शन में, फिक्स्ड नंबर में क्या प्रेजेंट होते हैं? फिक्स्ड नंबर में आपके पास में प्रेजेंट होंगे, फिक्स्ड नंबर में क्या प्रेजेंट होते हैं? वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। उसको हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। देखो, द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मीन्स हैविंग ए फिक्स्ड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला ऑफ ए यूनिट ऑफ साल्ट। आपके पास में कोई भी साल्ट गिवन है, उसमें फिक्स्ड नंबर क्या प्रेजेंट होते हैं? वाटर मॉलिक्यूल के। यदि वो कंटेन करके रखता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोल देते हैं। ठीक है, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कुछ नहीं, कोई भी कंपाउंड है जो क्या कंटेन करके रख रहा है, उसमें वाटर कंटेन करके रख रहा है, उसमें वाटर प्रेजेंट है, तो उसको हाइड्रेटेड वाटर या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोल सकते हैं, उस साल्ट को या उस सब्सटेंस को। तो आपको समझ आया हाइड्रेटेड सब्सटेंस क्या होते हैं? हमने प्रीवियस लेक्चर में भी इसकी बात की थी। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके पास, नेक्स्ट जो टर्म है वो आती है एनहाइड्रस साल्ट। हाइड्रेटेड सब्सटेंस है आपके पास में, उसके अंदर क्या कंटेन है? जो क्या कंटेन करके रखते हैं? वाटर मॉलिक्यूल। अब एनहाइड्रस साल्ट क्या होंगे? जस्ट इसका उल्टा होते हैं। क्या होते हैं? जिनमें वाटर मॉलिक्यूल कंटेन नहीं होते हैं, जो अपनी स्ट्रक्चर में कोई भी वाटर मॉलिक्यूल कंटेन नहीं करके रखते हैं, उनको हम क्या बोल देंगे? एनहाइड्रस सब्सटेंस। और ऐसे साल्ट्स को क्या बोल देते हैं? एनहाइड्रस साल्ट। समझ आया क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल हमने लिया Na2SO4.10H2O। जब ये हीट किया था हमने 32.8 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा पे हीट करते तो पूरे वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं। जब हम इसको हीट करते तो हमारे पास में क्या बचता है? Na2SO4 प्लस वाटर मॉलिक्यूल क्या हो चुके हैं? एवोपरेट हो चुके हैं हीट करने पर। तो ये जो सब्सटेंस है इसको हम बोलते हैं एनहाइड्रस साल्ट। इसको एनहाइड्रस साल्ट क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर में या फिर इसने साल्ट ने कोई भी वाटर मॉलिक्यूल कंटेन नहीं कर रखा है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल नहीं है। यदि वाटर मॉलिक्यूल इसके अंदर नहीं प्रेजेंट है तो हम इसको बोलते हैं एनहाइड्रस साल्ट। अब आप कंपेयर कर सकते हो हाइड्रेट साल्ट और एनहाइड्रेट साल्ट।
हाइड्रेट साल्ट वो साल्ट्स होते हैं जो वाटर मॉलिक्यूल कंटेन करके रखते हैं, और एनहाइड्रेट साल्ट्स वो साल्ट्स होते हैं जिनमें कोई भी वाटर मॉलिक्यूल कंटेन नहीं होता है। ड्राई साल्ट्स हो सकते हैं और वो वेट साल्ट हो सकते हैं। समझ आया यहाँ तक? इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं अच्छा सा, ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग कॉपर सल्फेट क्रिस्टल। ठीक है, कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल्स होते हैं, उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल कंटेन होते हैं 5 वाटर मॉलिक्यूल। कितने वाटर मॉलिक्यूल होते हैं? 5 वाटर मॉलिक्यूल। तो वो जो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स होते हैं वो उनका कलर होता है ब्लू कलर का होता है। सपोज ये हमारे पास में एक कंटेनर है, उसमें क्रिस्टल्स प्रेजेंट है। किसके किसके क्रिस्टल्स प्रेजेंट है? CuSO4। ये बाउल है, वहां पे क्रिस्टल हमारे प्रेजेंट है CuSO4 कॉपर सल्फेट के। ठीक है, कॉपर सल्फेट की कौन से कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है। जब आप क्या कर देते हो, इससे इसका वाटर निकाल लेते हो, ये हाइड्रेटेड साल्ट होता है। जब आप इससे वाटर निकाल लेते हो, वाटर एवोपरेट कर देते हो, तो जो आपके पास में साल्ट आता है वो किस कलर का होता है? वाइट कलर का। किस कलर का साल्ट होता है? वाइट कलर का साल्ट होता है। आपको नजर नहीं आएगा, वाइट कलर इधर बनाते हैं हम। किस कलर का साल्ट होता है? वाइट कलर का क्रिस्टल आपके पास में देखने को मिलेगा। तो ये जो आपके पास में था, इस बाउल में जो था आपके पास में, वो क्या था? कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O। ओके, जैसे ही आपने इसको हीट कर दिया, ये क्या बन गया? CuSO4 एनहाइड्रेट साल्ट। आई होप आपको समझ आया होगा क्या है। जब हम कॉपर सल्फेट का हाइड्रेटेड साल्ट को लेते हैं, वो ब्लू कलर का होता है। ब्लू कलर क्यों कंटेन करके रखता है? क्योंकि उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही आपने उसको हीट करके वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया है, आपके पास में मिलेगा वाइट पाउडर, और उसको हम बोलते हैं एनहाइड्रेट साल्ट कॉपर सल्फेट का। क्योंकि वो एनहाइड्रेट साल्ट क्यों है? क्योंकि उससे वाटर मॉलिक्यूल निकल चुके हैं, उसमें वाटर मॉलिक्यूल नहीं है। देखो, आपको डायग्राम में भी नजर आ रहा होगा। यहाँ पे हमने यहाँ पे ये दिख रहा है आपको ब्लू कलर का, ये कॉपर सल्फेट है। जैसे ही आपने इसको हीट किया, पहले हीट किया, थोड़ा सा व्हाइट में कन्वर्ट हुआ, ज्यादा हीट करने पर ये पूरा किस में कन्वर्ट हो जाता है? व्हाइट सब्सटेंस में, जो क्या है? CuSO4 है। ओके, देखते हैं। ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग कॉपर सल्फेट क्रिस्टल लूज ऑल द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड फॉर्म एनहाइड्रेट कॉपर सल्फेट विच इज व्हाइट इन कलर। ओके, आपके पास में देखो, कॉपर सल्फेट को हम क्या बोलते हैं? ब्लू विट्रॉयल। ब्लू विट्रल बोलते हैं इसको। CuSO4.5H2O होता है कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला। जैसे ही आप इसको हीट करोगे, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे और आपके पास में बचेगा व्हाइट एमोर्फस पाउडर, जिसको हम बोलते हैं एनहाइड्रेट कॉपर सल्फेट। ओके, समझ आया? तो आपने 2 टर्म देख ली, कौन कौन सी? हाइड्रेटेड सब्सटेंस और एनहाइड्रेट सब्सटेंस क्या होते हैं। अब आपके सामने एक टेबल आपको नजर आ रही होगी। इस टेबल में आपके पास में हाइड्रेटेड साल्ट गिवन है, उनके केमिकल नेम और कॉमन नेम भी गिवन है। ये कॉमन नेम इनके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपके एग्जाम में क्या होता है, सिर्फ कॉमन नेम गिवन होता है और आपको उसका फॉर्मूला लिखना होता है। तो आपको कॉमन नेम ध्यान में रखने हैं, अच्छे से आने चाहिए। हम देखते हैं क्या है। फर्स्ट है Na2CO3.10H2, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसका कॉमन नेम होता है वॉशिंग सोडा। तो आपको पता होना चाहिए वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम क्या होता है, वॉशिंग सोडा है उसका फॉर्मूला क्या है, दोनों आपको आना चाहिए। लाइक कभी आपसे पूछा जाए वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, तो फटाफट आना चाहिए Na2CO3.10H2। इसी तरह आगे देखते हैं MgSO4.7H2, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। 7 है, इसको हेप्टा बोला जाता है। इप्सम साल्ट। ओके, इप्सम साल्ट का कॉमन नेम किसका है? MgSO4.7H2 का। इसी तरह हमारे पास में आया Na2SO4.10H2, हम इसका केमिकल नेम जानते हैं क्या है? सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट, इसको बोलते हैं ग्लूबर्स साल्ट। इसी तरह नेक्स्ट आता है आपके पास में CuSO4.5H2O, इसका कॉमन नेम क्या होता है? कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, ब्लू विट्रल इसको हमें बोला जाता है। इसी तरह आपके पास है ZnSO4.7H2O, जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, इसका कॉमन नेम होता है वाइट विट्रल। ठीक है, इसी तरह फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट किसका नाम होता है? FeSO4.7H2O, इसका जो कॉमन नेम है वो ग्रीन विट्रल है। अब ये जितने भी आपके पास में है, ये सब कॉमन नेम है और इनके केमिकल नेम गिवन है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको नाम पता होना चाहिए। एक बार आपने साल्ट्स पढ़ लिए तो आपको हाइड्रेटेड साल्ट्स आने चाहिए, उनके नाम आने चाहिए अच्छे से, केमिकल नेम भी पता होना चाहिए और कॉमन नेम भी पता होना चाहिए। ठीक है, आगे मूव करते हैं और देखते हैं
एनहाइड्रस सब्सटेंस, जैसे हाइड्रेटेड सब्सटेंस देखे वैसे ही एनहाइड्रस सब्सटेंस मैं आपको बता चुकी हूँ। जो साल्ट का यूज कर लेते तो वो एनहाइड्रस साल्ट हो जाता है। और सब्सटेंस क्या होते हैं, देखो, द कंपाउंड्स दैट डू नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर नोन एज एनहाइड्रस सब्सटेंस। जिनमें वाटर होता ही नहीं है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं कौन सा सब्सटेंस, एनहाइड्रस सब्सटेंस। अभी हम पीछे एग्जाम्पल देख के आए हैं एनहाइड्रस साल्ट का, अभी और कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, सोडियम एंड पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट एंड क्लोराइड, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं, एनहाइड्रस सब्सटेंस के एग्जाम्पल हैं। अब हमारे पास में नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है एफ्लोरेसेंस। ओके, एफ्लोरेसेंस क्या होता है? एफ्लोरेसेंस एक प्रॉपर्टी है किसी भी सब्सटेंस की, वाटर जो भी उनका वाटर कंटेन करके रखते हैं, कोई भी कंपाउंड है, मतलब हम बोल सकते हैं कि हाइड्रेटेड सब्सटेंस है, ठीक है। कोई भी कंपाउंड जिसमें वाटर कंटेन है, उसके वाटर को लूज करने की जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम बोलते हैं एफ्लोरेसेंस। जैसे एग्जाम्पल पे यदि हम बात करें तो CuSO4.5H2 था हमारे पास में, ओके। इसने क्या किया, एयर की प्रेजेंस में, इसने क्या किया, ड्राई एयर की प्रेजेंस में इसे थोड़ी देर हमने रख दिया, तो ये क्या होता है, इसका पार्शियली या कंप्लीटली वाटर क्या करता है, लूज कर देता है। कंप्लीटली वाटर इसका लूज कर देता है, निकाल देता है, या फिर पार्शियली निकाल देता है। सपोज CuSO4.5H2 से 3H2O मॉलिक्यूल निकल चुके हैं तो 2 बचे, ठीक है। तो ये इस कंडीशन से इसमें आया, तो इस फिनोमिनन को, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एफ्लोरेसेंस। और ऐसे सब्सटेंस क्या बोले जाते हैं, एफ्लोरेसेंट सब्सटेंस, ठीक है। समझ आया एफ्लोरेसेंट क्या होता है? एफ्लोरेसेंस प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें कोई कंपाउंड है, वो ड्राई एयर की जब प्रेजेंस में आता है, थोड़ी देर के लिए उसके कांटेक्ट में आता है, तो अपना जितना भी वाटर मॉलिक्यूल होता है उतना वाटर मॉलिक्यूल वो क्या कर देता है, रिमूव कर देता है, या फिर वो कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। मतलब पार्शियली या कंप्लीटली अपने वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ऐसे सब्सटेंस कौन से सब्सटेंस होते हैं, एफ्लोरेसेंट सब्सटेंस। और इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, एफ्लोरेसेंस। देखो, एफ्लोरेसेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सम सब्सटेंस टू लूज देयर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कौन सी प्रॉपर्टी है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की प्रॉपर्टी है। आइदर पार्शियली और कंप्लीटली व्हेन देयर क्रिस्टल्स आर एक्सपोज्ड टू ड्राई एयर इवन फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। कंडीशन इसके लिए क्या है कि कोई भी सब्सटेंस है वो एफ्लोरेसेंट सब्सटेंस होगा, वाटर रिमूव करेगा अपने अंदर का। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें इसकी कॉपर सल्फेट की, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट की CuSO4.5H2, ठीक है। तो क्या गारंटी है कि ये अपने, क्या कंडीशन है कि ये अपने जो वाटर कंटेन कर रखा है उसको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। तो क्या होगा, हमारे पास में ड्राई एयर होनी चाहिए, एटमॉस्फेयर की एयर है वो ड्राई होनी चाहिए, ह्यूमिडिटी एयर में कम होनी चाहिए। ड्राई एयर होगी तो इसमें जितने भी वाटर मॉलिक्यूल से कंटेन है वो क्या करेंगे, एयर में चले जाएंगे, ये क्या करेगा, रिमूव कर देगा। तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, ड्राई एयर होनी चाहिए, ठीक है। आगे चले, फॉर एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट इज एन एफ्लोरेसेंट साल्ट। जस्ट अभी मैंने एग्जाम्पल बताया इसका आपको। व्हेन एक्सपोज्ड टू एटमॉस्फेयर इट स्लोली लूजेज its water of crystallization. As a result it lose its blue color and their crystal change to white powder. हमें ये भी पता है, जस्ट अभी हमने डिस्कस किया है कि जो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट होता है वो जब उसके वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाते हैं उसमें से, तो जो बचता है वो कौन सा, एनहाइड्रस साल्ट होता है, और उसका कलर क्या हो जाता है, वाइट हो जाता है। जस्ट अभी प्रीवियस स्लाइड में हम देख के आए, ये भी हमने देखी है, ठीक है। तो एफ्लोरेसेंट साल्ट क्या होते हैं पता चला आपको। अब नेक्स्ट आपके पास में ये सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट की भी दी हुई है, इसमें से क्या होंगे, 9H2O मॉलिक्यूल रिमूव हो गए हैं। अब आपको पता चल रहा है ये जरूरी नहीं है कि सारे मॉलिक्यूल से 10 के 10 मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाए, पूरे मॉलिक्यूल निकल जाए, वो पार्शियली या कंप्लीटली, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। या तो हो सकता है कंप्लीटली मॉलिक्यूल रिमूव हो गए, या फिर हो सकता है कि कुछ मॉलिक्यूल्स रह गए और कुछ रिमूव हो गए। उस सब्सटेंस को या उस साल्ट को भी हम क्या बोलते हैं, एफ्लोरेसेंस सब्सटेंस बोलते हैं। समझ आया? तो ये प्रॉपर्टी समझ आ गई, एफ्लोरेसेंस क्या होता है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको विजिबल हो रही होगी, डेलिक्विशेंस। ये डेलिक्विशेंस अब क्या है इसका भी आपको पता होना चाहिए। कोई भी सब्सटेंस है जो एटमॉस्फेयर में से क्या करता है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है। मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके क्या होता है, पूरा वेट हो जाता है, पूरा सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं,
डेलिक्विशेंट सब्सटेंस, और ये जो प्रॉपर्टी है, जो हो रहा है, जो फिनोनिमन है, उसको हम क्या बोलते हैं? डेलिक्विशेंस। तो डेलिक्विशेंस क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई सब्सटेंस होता है, वो एटमॉस्फेयर की, सपोज यहाँ पे हमारे पास में कोई सब्सटेंस थे, क्रिस्टल्स थे, ठीक है, वो क्या करते हैं? एटमॉस्फेयर में से, आपके एटमॉस्फेयर में से क्या करते हैं? मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाते हैं, वेट पाउडर बन जाता है इनका, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंस को हम डेलिक्विशेंट सब्सटेंस बोला जाता है, और इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? डेलिक्विशेंस प्रॉपर्टी। ओके, देखो आपको यहाँ पे डायग्राम में नजर आ रहा होगा, हमने एक सब्सटेंस लिया था, कास्टिक सोडा NaOH, ठीक है, उसके क्रिस्टल्स थे। जैसे ही ये किस में आया? एयर के कांटेक्ट में आया। अब इसकी कंडीशंस डेलिक्विशेंस की क्या होती है? एयर में मॉइस्चर होना चाहिए, ओके, एयर ड्राई नहीं होनी चाहिए, मॉइस्चर होना चाहिए। जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आएंगे, एयर के मॉइस्चर को क्या कर लेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे। एब्जॉर्ब करने के बाद में ये ऐसे सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएंगे, वेट हो गए तो ऐसे सॉल्यूशन में क्या होंगे? कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इससे हम क्या बोलते हैं कि सब्सटेंस ये क्या है? डेलिक्विशेंट सब्सटेंस है। समझ आया डेलिक्विशेंट सब्सटेंस क्या होते हैं? और इसके पहले एफ्लोरेसेंट सब्सटेंस क्या होते हैं? तो एफ्लोरेसेंस और डेलिक्विशेंट सब्सटेंस की एक कंडीशन है, उसी कंडीशन पे वो हो सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं डेलिक्विशेंट सब्सटेंस के। कास्टिक सोडा, पोटाश सोडा, एनहाइड्रस मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl6H2O, फेरिक क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड। ओके, देखो, डेलिक्विशेंस अकर्स व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ द साल्ट इज मच लोअर कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर। मैंने क्या कहा? डेलिक्विशन तभी हो सकता है जब क्या हो? आपका कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए एज कंपेयर टू एटमॉस्फेयर। मतलब यदि सिंपल वर्ड्स में हम बात करें तो एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होनी चाहिए, एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर ज़्यादा होना चाहिए। यदि इतना ज़्यादा मॉइस्चर है तो वो क्या करेंगे? एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेंगे और एब्जॉर्ब करके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? डेलिक्विशेंट सब्सटेंस में। ओके, आगे देखते हैं। थस डेलिक्विशेंस इज मिनिमाइज ड्यूरिंग ड्राई कंडीशन। तो जब ड्राई कंडीशन होगी तो डेलिक्विशेंस बहुत कम होने के चांसेस हो जाएंगे किसी सब्सटेंस का, ठीक है। हमें कंडीशन क्या होती है डेलिक्विशन की, कि डेलिक्विशेंस कब हो सकता है? जब अपनी आसपास की जो एटमॉस्फेयर है उसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो। सिंपल वर्ड्स में बात करें, ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो एज कम्पेयर टू साल्ट के। ह्यूमिडिटी ज़्यादा होनी चाहिए, एयर में मॉइस्चर ज़्यादा होना चाहिए। तो यदि ड्राई कंडीशंस होगी तो क्या डेलिक्विशेंस हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा, कम हो जाएगी उसकी रेट। यदि हम बात करें इसी की जगह ड्राई कंडीशन में एफ्लोरेसेंस, एफ्लोरेसेंस की तो कंडीशन ही है कि ड्राई एयर होना चाहिए, ड्राई एटमॉस्फेयर होना चाहिए, तो वो इजीली हो जाएगा। लेकिन वेट कंडीशन में एफ्लोरेसेंस क्या होता है? एफ्लोरेसेंस क्या होगा? वेट कंडीशन के अंदर मैक्सिमाइज्ड हो जाएगा, ठीक है, समझ आया? क्या होती है कंडीशंस? कंडीशंस आपको पता है, कंडीशंस हमने दो देख ली। एफ्लोरेसेंस की कंडीशंस होती हैं, क्या होनी चाहिए? ड्राई एटमॉस्फेयर होना चाहिए। और डेलिक्विशन का क्या होना चाहिए? डेलिक्विशेंस की क्या हो जाएगी? एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर होना चाहिए। समझ आ गया? चलो आगे देखते हैं। हमने दो चीज़ें देख ली, दो कंडीशंस देख ली। अब आगे चलते हैं हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस। ये हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस क्या होते हैं? ये भी बिल्कुल डेलिक्विशन जैसा ही, थोड़ा बहुत लिटिल बिट चेंज इनमें। कैसे? कोई भी सब्सटेंस है जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है एटमॉस्फेयर से, लेकिन उसमें पूरा डिसॉल्व नहीं होता। डेलिक्विशंस में क्या आता है? उसने एब्जॉर्ब किया सब्सटेंस से और वो क्या करते थे? उसका सॉल्यूशन बना लेते थे, या फिर हम बोल सकते हैं कि पूरा डिसॉल्व हो चुका है वो सब्सटेंस उसमें, ठीक है। लेकिन हाइग्रोस्कोपिक जो सब्सटेंस होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता है। वो एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर कंटेन जरूर करते हैं, लेकिन वो सब्सटेंस होते हैं वो उस मॉइस्चर में डिसॉल्व नहीं होते हैं, ओके, थोड़ा बहुत मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस। देखो, certain substance absorb moisture from the atmosphere but do not dissolve in the absorbed moisture। जो एब्जॉर्ब मॉइस्चर है उसमें डिसॉल्व नहीं होते हैं, मतलब वो सिर्फ थोड़ा सा मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं। वहीं यदि हम डेलिक्विशंस की बात करें तो देखो, एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर अंटिल इट डिसॉल्व इन द एब्जॉर्ब वाटर। और क्या बना लेते हैं? वो पूरा डिसॉल्व होते हैं डेलिक्विशंस, लेकिन हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस है वो एब्जॉर्ब मॉइस्चर में पूरा डिसॉल्व नहीं होते हैं। समझ आया हाइग्रोस्कोपिक और डेलिक्विशन? एग्जाम्पल देखो,
कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5 और क्विकलाइम, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, ओके, सिलिका जेल। द सब्सटेंस आर यूज्ड इन द लेबोरेटरी फॉर ड्राइंग गैसेस, दैट इज फॉर रिमूवल ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम गैसेस। ये जो सब्सटेंस होते हैं वो रिमूवल के काम आते हैं, किसके, गैसेस में से वाटर रिमूव करने के क्या होते हैं, काम आते हैं। समझ आया यहाँ तक हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस। चलो एक चीज और देख लेते हैं, ऑल डेलिक्विशन सब्सटेंस आर हाइग्रोस्कोपिक। जितने भी डेलिक्विशन सब्सटेंस है वो हाइग्रोस्कोपिक हो सकते हैं, क्योंकि हाइग्रोस्कोपिक कौन से सब्सटेंस होते हैं, जो एब्जॉर्ब करते हैं, क्या, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं एटमॉस्फेयर से। लेकिन ऑल हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस है वो डेलिक्विशंस नहीं हो सकते हैं, क्योंकि डेलिक्विशंस की कंडीशन आपको पता है। डेलिक्विशंस की कंडीशन होती है वो जो भी मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं उसमें डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या नहीं हो सकते हैं, हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस डेलिक्विशंस नहीं हो सकते। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको आना चाहिए, पूछा जा सकता है ट्रू एंड फॉल्स के अंदर कि ये ट्रू है या फॉल्स है। समझ में आया। अब आपको दिख रहा है डिफरेंस बिटवीन डेलिक्विशंस एंड हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस। हमने जब इनकी कंडीशंस पढ़ ली है, हमने ये देख लिया है क्या होता है, तो डिफरेंस करना इतना टिपिकल नहीं है। देखते हैं डेलिक्विशन सब्सटेंस, हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस। डेलिक्विशन सब्सटेंस, दे एब्जॉर्ब वाटर एंड डिसॉल्व वाटर इन इट टू फॉर्म ए सॉल्यूशन। अब हाइग्रोस्कोपिक क्या हो जाएगा, वो एब्जॉर्ब करते हैं बट डिसॉल्व नहीं होते हैं। देखो, दे एब्जॉर्ब वाटर एंड बिकम वेट बट डू नॉट डिसॉल्व इन इट। Deliquescent substance, they are generally hydrated salt, they are generally anhydrous. हाइड्रोस्कोपिक सब्सटेंस होते हैं वो जनरली एनहाइड्रस सब्सटेंस होते हैं। ओके, हमने डिफरेंस भी देख लिया है। अब हम देखेंगे ड्राइंग एंड डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स। पहले हमने कैटेगरीज, मैंने आपको बोला आज हम टर्म्स पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट, तो हमने इंपॉर्टेंट टर्म्स देख ली, 3-4 इंपॉर्टेंट टर्म्स देख ली है। अब हम देखने वाले हैं ड्राइंग एंड डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं। तो ड्राइंग एजेंट्स आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे। ड्राइंग एजेंट्स क्या होते हैं, जो किसी भी सब्सटेंस से उसने जो मॉइस्चर कंटेन कर रखा है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। लेबोरेटरी में जब हम काम करते हैं तो बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमें किसी भी सब्सटेंस का मॉइस्चर रिमूव करने में हेल्प करते हैं। तो ड्राइंग एजेंट वो एजेंट होते हैं जो किसी भी सब्सटेंस से क्या कर लेते हैं, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो देखो, ड्राइंग एजेंट एब्जॉर्ब द मॉइस्चर कंटेंट फ्रॉम द सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल, हम लेबोरेटरी में गए, हमें कुछ काम है, हमें एक सब्सटेंस मिला, जो भी सब्सटेंस, सपोज हमें ए सब्सटेंस मिला, ठीक है, इस ए सब्सटेंस को हमें यूज करना है, लेकिन इसमें क्या है, मॉइस्चर प्रेजेंट है, हमें इस सब्सटेंस को बिना मॉइस्चर के यूज करना है। आप क्या करोगे, जो भी ड्राइंग एजेंट की तरह यूज होता है, लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं, हमें पता है ड्राइंग एजेंट क्या काम करता है, ले जाके ड्राइंग एजेंट को क्या कर देंगे, इसमें डाल देंगे। तो ड्राइंग एजेंट क्या करेगा, जितना भी मॉइस्चर था उसको क्या कर लेगा, रिमूव कर देगा इस ए सब्सटेंस में से। फिर हम इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर से मॉइस्चर क्या हो गया है, रिमूव हो गया है। तो बस ड्राइंग एजेंट वही सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी सब्सटेंस से क्या कर सकते हैं, मॉइस्चर को रिमूव कर सकते हैं। ओके, जनरली गैसेस, सॉलिड्स, लिक्विड, सबके ड्राइंग एजेंट्स होते हैं, वो मॉइस्चर रिमूव करने में हेल्प करते हैं। गैसेस में से भी रिमूव कर सकते हैं, सॉलिड में से भी कर सकते हैं और लिक्विड्स में से भी कर सकते हैं। जनरली जो ड्राइंग एजेंट गैसेस और लिक्विड्स के लिए यूज होते हैं वो एब्जॉर्प्शन के थ्रू करते हैं। जितना भी मॉइस्चर होता है उसको एब्जॉर्ब के प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं, वो मॉइस्चर रिमूव करते हैं। लेकिन यदि बात करें हम सॉलिड्स की, सॉलिड्स के अंदर जब भी हमें उनको ड्राइंग करना होता है ड्राइंग एजेंट यूज करके सॉलिड्स की, तो क्या करना पड़ता है, उनको वेपोराइजेशन एंड इवोपराइजेशन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, उनका मॉइस्चर रिमूव कर सकते हैं। जनरली गैसेज एंड लिक्विड में एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है और सॉलिड के अंदर क्या होता है, वेपोराइजेशन का प्रोसेस होता है। देखो, फॉर ड्राइंग गैसेज एंड लिक्विड्स एब्जॉर्प्शन इज नॉर्मली यूज्ड। थर्मल ड्राइंग ऑफ सॉलिड इन्वॉल्व्स रिमूविंग मॉइस्चर फ्रॉम द मटेरियल बाय वेपोराइजेशन और इवोपराइजेशन। समझ आया। चलो एग्जाम्पल है कुछ आपके ड्राइंग एजेंट्स के। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड ड्राइंग एजेंट की तरह यूज होता है, और पेंटा ऑक्साइड भी ड्राइंग एजेंट की तरह यूज होता है लेबोरेटरी में। सिलिका जेल, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम सल्फेट, ये कुछ एग्जाम्पल्स है ड्राइंग एजेंट के। ओके, नेक्स्ट आता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी क्या करता है, वाटर रिमूव करता है। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस में जिन्होंने वाटर कंटेन कर रखा है उससे वाटर को रिमूव करना। ओके, तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स कौन से सब्सटेंस होते हैं,
जो क्या करते हैं, किसी भी मटेरियल से, किसी भी सब्सटेंस से पूरा वाटर ही रिमूव कर लेते हैं। ओके, क्या देखते हैं। डिहाइड्रेशन मीन्स कंप्लीट रिमूवल वाटर कंटेन फ्रॉम द मटेरियल्स, जितना भी वाटर कंटेन कर रखा है पूरा रिमूव कर देते हैं। एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल हमने लिया, यहाँ पे हमारे पास में CuSO4.5H2। ओके, अब क्या किया आपने, यूज किया डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डी ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स। तो क्या होगा, इसका जितना भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स क्या करते हैं, जो भी सब्सटेंस से जितना भी वाटर उसके अंदर प्रेजेंट है कंप्लीट वाटर को रिमूव कर लेते हैं। तो वाटर कितना प्रेजेंट है इसके अंदर, 5H2, ये पूरा वाटर रिमूव कर देंगे और आपके पास में क्या बचेगा, CuSO4 और H2O 5 क्या हो गए हैं, रिमूव हो चुके हैं। ओके, लेकिन यदि वही हम यूज कर ले ड्राइंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग और ड्राइंग इज डिफरेंट, दोनों डिफरेंट टर्म्स है। डिहाइड्रेटिंग तो क्या करती है, कंप्लीट वाटर रिमूव करती है, और ड्राइंग एजेंट क्या करता है, हम यहाँ पे लिखेंगे ड्राइंग एजेंट। ओके, ड्राइंग एजेंट क्या करता है, ये कंप्लीटली वाटर रिमूव नहीं करता है, पार्शियली रिमूव करता है। ठीक है, मॉइस्चर हल्का फुल्का रिमूव करता है। CuSO4 सपोज एक मॉलिक्यूल है वो बाइंड नहीं है तो 4 रह जाएंगे और एक को क्या कर लेगा, रिमूव कर देगा। ठीक है, समझ आया। तो देखो आगे चल के देखते हैं, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस हमें बता रखा है। एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, फोस्फोरिक एसिड, हॉट एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड हॉट सेरेमिक, ये सब क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स के क्या है, एग्जाम्पल है। कंसंट्रेटेड H2SO4 इज वाइडली यूज्ड एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। कंसंट्रेटेड H2SO4 होता है वो भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह यूज होता है लेबोरेटरी में। कैसे रिमूव, किस किस में से वो वाटर रिमूव कर सकता है, शुगर में से, वुड पेपर में से। ये क्या करता है, वाटर के मॉलिक्यूल जितने भी कंटेन है उनको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर देता है और लास्ट में क्या बच जाता है, कार्बन ब्लैक बच जाता है। ओके, एग्जाम्पल ये हमारे पास में फॉर्मूला है शुगर का C12H22O11। हमने क्या यूज किया, हमें इसमें से वाटर को रिमूव करना है तो हम क्या यूज कर सकते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4। जैसे यूज किया इसमें 11 H2O के मॉलिक्यूल्स थे वो रिमूव हो चुके हैं और लास्ट में क्या बच गया, कार्बन ब्लैक। ओके, चलो आगे देखते हैं। ड्राइंग मीन्स टू गेट रिड ऑफ द फ्री वाटर इन ए गिवन कंपाउंड। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, दोनों टर्म्स में आपको पता होना चाहिए ड्राइंग और डिहाइड्रेटिंग एजेंट दो डिफरेंट टर्म्स हैं। ठीक है, ड्राइंग एजेंट्स का मतलब होता है कि जो फ्री वाटर के मॉलिक्यूल्स कंटेन कर रखे हैं आपके सब्सटेंस ने, उससे वो रिमूव कर देगा उस सब्सटेंस से। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब होता है चाहे फ्री मॉलिक्यूल्स कंटेन हो चाहे बाउंडेड मॉलिक्यूल्स हो। ठीक है, जो बाउंड भी हो रखे हैं उस सब्सटेंस से, वो उन मॉलिक्यूल को भी निकाल देता है। मतलब कंप्लीट वाटर रिमूव कौन करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। और यदि ड्राइंग की बात करें तो वो जो फ्री मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हीं को रिमूव करता है। आई होप इन दोनों टर्म में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ड्राइंग और डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ड्राइंग क्या करेगा, फटाफट से हम देखते हैं। तो ड्राइंग क्या करता है, फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स को रिमूव करता है, और डिहाइड्रेटिंग कंप्लीट रिमूव ऑफ वाटर, कंप्लीट रिमूवल ऑफ वाटर, जितना भी वाटर है सारा रिमूव कर देता है। ठीक है, तो डिफरेंस समझ में आ गया डिहाइड्रेटिंग एजेंट और ड्राइंग एजेंट के बीच में, हमने देख लिया। ठीक है, आज हमने कौन कौन सी टर्म पढ़ी, फटाफट से एक बार रिवाइज लेते हैं हमारी टर्म्स का, ताकि आपको एक बार पूरी टर्म साथ में समझ आ जाए। फर्स्ट टर्म हमने पढ़ी थी आज, हाइड्रेटेड सब्सटेंस एंड एनहाइड्रस सब्सटेंस। ठीक है, हाइड्रेटेड सब्सटेंस क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था कि कोई भी कंपाउंड जिनमें वाटर मॉलिक्यूल कम प्रेजेंट हो उनको हम क्या बोल देते हैं, हाइड्रेटेड सब्सटेंस। ओके, और जो भी कंपाउंड है एनहाइड्रस सब्सटेंस हम किनको बोलते हैं, वाटर मॉलिक्यूल जिनसे पूरा निकले हुआ हो। ठीक है, एग्जाम्पल CuSO4.5H2O है, वो तो है हमारा हाइड्रेटेड सब्सटेंस। वहीं यदि वाटर मॉलिक्यूल निकाल के हम उसको CuSO4 में कन्वर्ट कर देते तो वो क्या है, एनहाइड्रस सब्सटेंस। उसके बाद में हमने देखा था एफ्लोरेसेंस क्या होता है। ठीक है, एफ्लोरेसेंस क्या होते हैं, जब भी हम किसी कंपाउंड को, किसी भी साल्ट को एयर में, एटमॉस्फेयर में ड्राई कंडीशंस में रख देते हैं तो उसका पार्शियली जो भी वाटर मॉलिक्यूल वो कंटेन करके रखते हैं, पार्शियली या कंप्लीटली जो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एफ्लोरेसेंस सब्सटेंस। वहीं डेलिक्वेशंस वो होते हैं जो वाटर एटमॉस्फेयर से क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं मॉइस्चर को और डिजोल्व हो जाते हैं उनके अंदर। और आगे यदि हम उसकी बात करें किसकी,
डेलिक्वेशंस के बाद में हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस की। तो जो हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस होते हैं वो सब्सटेंस मॉइस्चर तो एब्जॉर्ब करते हैं लेकिन उस मॉइस्चर में डिजोल्व नहीं होते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा ड्राइंग एजेंट्स। ड्राइंग एजेंट्स क्या होते हैं, किसी भी सब्सटेंस से मॉइस्चर को रिमूव करने का काम करते हैं, फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स को रिमूव कर सकते हैं। डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स जो कंप्लीट वाटर मॉलिक्यूल को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं किसी भी सब्सटेंस से। तो आज हमने ये कुछ टर्म्स पढ़ी हैं। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा। यदि इस पोर्शन में किसी को भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तब तक मेरे वीडियोस देखते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।